सामने रखे इन ऐतिहासिक दस्तावेजों और पुराने कानूनों के पन्नों को पलटते हुए ना एक बहुत ही हैरान करने वाली बात दिमाग में आती है। मतलब अक्सर यही माना जाता है कि भारत का आधुनिक संविधान जो है वो बस संविधान सभा की कुछ सालों की कड़ी मेहनत का नतीजा है। हाँ, ज्यादातर आम धारणा तो यही है कि आजादी मिली और हमने कुछ सालों में बैठकर अपना संविधान लिख दिया। बिल्कुल, लेकिन जब हम आज की इस विस्तृत चर्चा के लिए इन नोट्स को गहराई से देखते हैं तो सच्चाई कुछ और ही नजर आती है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव असल में एक दिन या कुछ सालों में नहीं रखी गई थी। ये दशकों तक चले ब्रिटिश कानूनों, उनके स्वार्थों और अनजाने में हुए सुधारों का एक बहुत ही जटिल परिणाम है। और यही आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का मुख्य विषय भी है। सही कहा। आज की इस विस्तृत चर्चा का उद्देश्य यही समझना है कि कैसे महज व्यापार करने आई एक कंपनी को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए कानूनों ने धीरे धीरे एक विशाल लोकतांत्रिक देश के संविधान की पूरी रूपरेखा तैयार कर दी। तो शुरुआत कहाँ से करें? अगर हम इस पूरे ऐतिहासिक सफर की एक बिग पिक्चर समझें, मतलब एक बड़ा नजरिया लें, तो इसे दो बिल्कुल अलग अलग दौर में बांटा जा सकता है। पहला दौर है कंपनी का शासन, जो 1773 से शुरू होकर 1857 की क्रांति तक चला। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का सीधा राज। बिल्कुल। और इस पूरे दौर को शक्तियों के केंद्रीकरण या सेंट्रलाइजेशन के युग के रूप में देखा जा सकता है, जहां सत्ता को मुट्ठी में भींचने की कोशिश की गई। और दूसरा दौर है 1858 से 1947 तक का क्राउन का शासन, यानी ब्रिटिश ताज का सीधा नियंत्रण। अच्छा, तो जब सत्ता सीधे ब्रिटिश सरकार के पास गई। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि जब सत्ता सीधे ताज के पास गई, तब से विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन और एक उत्तरदायी सरकार की नींव पड़नी शुरू हुई। ये विभाजन तो पूरी कहानी को समझने का एक बेहतरीन नजरिया देता है। तो चलिए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और कंपनी के शासन वाले दौर में चलते हैं। नोट्स में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को इस सफर का पहला कदम बताया गया है। जी, ये पहला आधिकारिक कदम था। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सिर्फ मसाले और कपड़े बेचने आई थी, वो अचानक इतनी ताकतवर कैसे हो गई कि खुद ब्रिटिश सरकार को उसे रेगुलेट करने के लिए लंदन में कानून बनाना पड़ा? मतलब अचानक ऐसा क्या हो गया था? तो इसके पीछे की कहानी बहुत ही रोचक है। 1773 से पहले के कुछ सालों को अगर हम देखें, तो कंपनी के अधिकारी भारत से बेहिसाब दौलत कमाकर ब्रिटेन लौट रहे थे। वहां उन्हें चिढ़ाने के लिए नवाब क्या कर ताने मारे जाते थे। नवाब? मतलब वो इतना पैसा ले जा रहे थे? हाँ, बहुत ज्यादा। लेकिन दूसरी तरफ एक अजीब विरोधाभास था। खुद ईस्ट इंडिया कंपनी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई थी और उसने ब्रिटिश सरकार से लाखों पाउंड के लोन की मांग कर दी। अरे मतलब कर्मचारी अमीर हो रहे और कंपनी डूब रही है। बिल्कुल। अब ब्रिटिश संसद भी हैरान रह गई कि ये कैसे संभव है। इसी भारी भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन पर लगाम कसने के लिए ये रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। ये सत्ता को संस्थागत रूप देने की पहली कोशिश थी। अच्छा, तो ये असल में एक कॉर्पोरेट बेलआउट और ऑडिट का मामला था। दस्तावेजों के अनुसार इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को प्रमोट करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स इस पद पर बैठने वाले पहले व्यक्ति बने। जी, लेकिन यहाँ ब्रिटिश सरकार ने एक बहुत ही चालाकी भरा कदम उठाया था। उन्होंने वॉरेन हेस्टिंग्स को ये जिम्मेदारी अकेले नहीं दी थी। तो फिर कैसे किया? उनकी शक्तियों पर नजर रखने के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी गई। मतलब फैसले बहुमत से होने थे। ब्रिटिश सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि भारत में बैठा उनका कोई भी अधिकारी पूरी तरह से निरंकुश न हो जाए। समझ गई। और इसी दौर में 1774 में कलकत्ता में पहले सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना हुई। आज हम जिस स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करते हैं, ऐसा लगता है जैसे उसका शुरुआती बीज यहीं बोया गया था। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा इमे बने थे। हाँ, लेकिन ये शुरुआत बहुत ही अराजक थी। वो कैसे? नोट्स में भी एक जगह जिक्र है कि गवर्नर जनरल की परिषद और इस नए सुप्रीम कोर्ट के बीच काफी टकराव होने लगे थे। टकराव होना स्वाभाविक था, क्योंकि 1773 के एक्ट ने ये साफ ही नहीं किया था कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में कौन आएगा और कौन नहीं। कंपनी के अधिकारी सोचते थे कि वे तो सरकार चला रहे हैं, उन पर कोर्ट का नियम कैसे लागू हो सकता है? मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका आमने सामने आ गए थे। बिल्कुल।
कोर्ट राजस्व वसूलने वाले जमींदारों को भी तलब करने लगा था। इसी प्रशासनिक और न्यायिक उलझन को सुलझाने के लिए 1781 का संशोधन अधिनियम लाया गया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। तो क्या इस एक्ट ने दोनों की शक्तियों की सीमाएं तय कर दी? हाँ, इस एक्ट का महत्व इसलिए बहुत बड़ा है क्योंकि इसने कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों को पहली बार स्पष्ट रूप से अलग किया। इसका सबसे बड़ा फैसला ये था कि राजस्व संबंधी मामलों को, यानी रेवेन्यू कलेक्शन के विवादों को, सुप्रीम कोर्ट के दायरे से पूरी तरह बाहर कर दिया गया। और गवर्नर जनरल के बारे में क्या फैसला हुआ? गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को भी उनके आधिकारिक कार्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से छूट दे दी गई। ये शक्तियों के पृथक्करण या सेपरेशन ऑफ पावर्स का एक बहुत ही शुरुआती रूप था। ये तो बहुत ही रणनीतिक कदम लगता है। इसके कुछ ही साल बाद दस्तावेजों में 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट का बड़ा जिक्र है। ऐसा लगता है जैसे इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के पूरे ढांचे को ही पलट कर रख दिया था। पिट्स इंडिया एक्ट असल में एक मास्टर स्ट्रोक था। ब्रिटिश सरकार ने समझ लिया था कि कंपनी अब सिर्फ एक व्यापारिक संस्थान नहीं रह गई है, वो एक राजनीतिक ताकत बन चुकी है। क्योंकि उनके पास सब जमीन और राजस्व दोनों थे। सही कहा। इसलिए इस एक्ट ने कंपनी के कार्यों को दो स्पष्ट हिस्सों में बांट दिया, व्यापारिक और राजनीतिक। व्यापार का काम कंपनी के पुराने निदेशकों, जिन्हें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहते थे, उनके पास ही रहा। लेकिन सेना, नागरिक प्रशासन और राजस्व जैसे राजनीतिक मामलों को संभालने के लिए लंदन में बकायदा एक नया बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। यहीं से द्वैध शासन यानी डबल गवर्नमेंट की शुरुआत होती है। एक तरफ व्यापारिक शक्ति और दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार का राजनीतिक नियंत्रण। और इसी दौरान दस्तावेजों में एक बहुत ही अहम बात दर्ज है। पहली बार भारत के उस क्षेत्र को जहां कंपनी का कब्जा था, ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र यानी ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया कहा गया। ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक और कानूनी बदलाव था। मतलब अब वो इलाका सिर्फ एक कंपनी की संपत्ति नहीं था, उस पर ब्रिटिश साम्राज्य की आधिकारिक मोहर लग चुकी थी। बिल्कुल। इसके बाद ब्रिटिश संसद ने एक नियम बना लिया कि वो हर 20 साल में कंपनी के कामकाज की समीक्षा करेगी और नए चार्टर अधिनियम लाएगी। 1793 का चार्टर एक्ट इसी कड़ी का हिस्सा था। एक मिनट, 1793 के एक्ट में मुझे एक बहुत ही अजीब बात नजर आ रही है। इसमें लिखा है कि जो नया बोर्ड ऑफ कंट्रोल लंदन में बना था, उसके सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। मतलब नियंत्रण ब्रिटिश सरकार का। काम वे लंदन में बैठकर करेंगे, लेकिन उनकी तनख्वाह भारत के खजाने से जाएगी। यही तो वो व्यवस्था थी जिसने भारत के आर्थिक शोषण को एक कानूनी जमा पहना दिया था। ये एक बहुत बड़ा ड्रेन ऑफ वेल्थ था। खैर, अगर हम प्रशासनिक ढांचे की बात करें तो केंद्रीकरण की इस पूरी प्रक्रिया का चरम बिंदु 1833 का चार्टर एक्ट था। 1833 का चार्टर एक्ट। यहाँ नोट्स बताते हैं कि इसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को प्रमोट करके सीधा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। ये तो सत्ता को पूरी तरह से एक जगह समेटने जैसा था। हाँ, 1833 के एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह से खत्म कर दिया। चाय और चीन के साथ व्यापार का जो थोड़ा बहुत एकाधिकार बचा था, वो भी छीन लिया गया। जो कंपनी मसालों और कपड़ों का व्यापार करने आई थी, वो अब विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक निकाय बन गई। बिल्कुल। पूरे भारत के लिए कानून बनाने की शक्ति अब सिर्फ एक ही जगह यानी गवर्नर जनरल के परिषद में केंद्रित कर दी गई। मद्रास और बंबई से उनकी कानून बनाने की शक्ति वापस ले ली गई। और इस श्रृंखला का आखिरी पड़ाव था 1853 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के बारे में पढ़ने पर लगता है कि इसने वर्तमान संसदीय व्यवस्था की एक धुंधली सी रूपरेखा पेश कर दी थी। वो कैसे? क्योंकि इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी कार्यों यानी लेजिस्लेटिव और कार्यकारी कार्यों यानी एग्जीक्यूटिव को अलग अलग कर दिया था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। कानून बनाने के लिए एक अलग विधान परिषद बनाई गई, जिसे एक तरह की मिनी संसद कहा जा सकता है। ये आज की संसद और सरकार के बीच के फर्क जैसा ही था। 1853 तक आते आते ब्रिटिश सरकार ने सत्ता का एक बहुत ही मजबूत ढांचा खड़ा कर लिया था। लेकिन इतिहास शायद अपनी ही योजनाएं बनाता है। 1857 की क्रांति ने अचानक सब कुछ बदल कर रख दिया। इन दस्तावेजों में इस विद्रोह को एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट के रूप में दर्ज किया गया है। और ये था भी। इसी के बाद कंपनी के शासन का अंत हुआ और सीधे क्राउन के शासन की शुरुआत हुई। 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी थी।
उन्हें समझ आ गया था कि भारत जैसे विशाल देश को अब किसी व्यापारिक कंपनी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए 1858 का भारत सरकार अधिनियम लाया गया। सत्ता सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर ब्रिटिश ताज के पास चली गई। और यहीं पर नाम बदलने का खेल भी शुरू हुआ। जो अब तक गवर्नर जनरल हुआ करता था, उसे अब वॉइसराय कहा जाने लगा, जो सीधे ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधि था। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसराय बने। और मुझे नोट्स में लंदन में बनाए गए एक नए पद का भी जिक्र मिल रहा है, भारत राज्य सचिव, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। हाँ, भारत राज्य सचिव असल में ब्रिटिश कैबिनेट का ही एक मंत्री होता था, जो ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह था। उसकी मदद के लिए 15 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई। तो जो पुराना सिस्टम था उसका क्या हुआ? सबसे अहम बात यही हुई कि 1784 से जो द्वैध शासन यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की प्रणाली चल रही थी, उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। अब नियंत्रण की एक सीधी चेन बन गई थी। लंदन में ब्रिटिश संसद, उसके नीचे राज्य सचिव और भारत में वॉइसराय। सत्ता की डोर तो पूरी तरह से कस ली गई थी, लेकिन फिर 1861 के भारत परिषद अधिनियम के साथ हवा का रुख थोड़ा बदलने लगा। आपने शुरुआत में कहा था कि यहाँ से विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ, लेकिन व्यवहारिक रूप में इसका क्या मतलब था? व्यवहारिक रूप में विकेंद्रीकरण का मतलब था कि जो शक्तियां 1833 में पूरी तरह से गवर्नर जनरल के पास केंद्रित कर दी गई थीं, उन्हें वापस प्रांतों को लौटाना शुरू किया गया। अच्छा, मतलब मद्रास और बम्बे को उनकी शक्तियां वापस मिली? बिल्कुल, मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों को उनकी विधायी शक्तियां वापस दे दी गईं। इसके अलावा इस एक्ट ने वाइसरॉय को आपातकाल के दौरान अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति दी। अरे, ये तो बिल्कुल आज के सिस्टम जैसा लगता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के पास जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, उसका मूल स्रोत यही 1861 का कानून है। इसके अलावा नोट्स में ये भी दर्ज है कि इस एक्ट ने पोर्टफोलियो सिस्टम को कानूनी मान्यता दी थी। पोर्टफोलियो सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। इसे आज की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था या मिनिस्ट्री सिस्टम की तरह समझ सकते हैं। उस समय परिषद के अलग अलग सदस्यों को सरकार के अलग अलग विभागों का प्रभारी बना दिया गया, जैसे आज वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय होते हैं। बिल्कुल वैसा ही। इससे प्रशासन बहुत ज्यादा व्यवस्थित और कुशल हो गया। ये तो प्रशासन को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम था। लेकिन इसके बाद जब हम 1909 के मार्ले मिंटो सुधार पर आते हैं, तो स्रोत सामग्री की टोन काफी बदल जाती है। इसे भारतीय इतिहास का एक बहुत ही संवेदनशील पड़ाव बताया गया है। 1909 का अधिनियम इसलिए संवेदनशील है क्योंकि इसने भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व यानी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का जहर बोया। इसके तहत मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन या सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई। इसे थोड़ा और स्पष्ट करेंगे? ये पृथक निर्वाचन का जमीनी स्तर पर असल में क्या असर हुआ? इसका सीधा मतलब ये था कि मुस्लिम उम्मीदवारों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। स्रोत सामग्री ये स्पष्ट करती है कि ये कोई राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की नेक कोशिश नहीं थी, बल्कि ये ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और राज करो की नीति का एक कानूनी रूप था। समाज को धर्म के आधार पर बांटने का ये पहला आधिकारिक कदम था। और शायद इसी वजह से लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है। जी हाँ, ये एक ऐसा फैसला था जिसने आगे चलकर भारत के भविष्य की राजनीति पर बहुत गहरा और विनाशकारी प्रभाव डाला। खैर, इसके ठीक 10 साल बाद 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया। नोट्स में लिखा है कि इस एक्ट ने प्रांतों में द्वैध शासन या डायरकी लागू किया। ये शब्द थोड़ा तकनीकी लगता है, इसे आसानी से कैसे समझा जाए? द्वैध शासन को हम एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक घर है। घर के मुखिया ने तय किया कि सारे अहम और ताकत वाले फैसले, जैसे पैसे कहाँ खर्च होंगे, पुलिस और सुरक्षा कैसे होगी, ये सब वो खुद तय करेगा। मतलब जो असल पावर वाले काम है। बिल्कुल। इसे उन्होंने कहा आरक्षित विषय या रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स, जिस पर गवर्नर का सीधा नियंत्रण था। और जो काम मेहनत वाले थे और जिनमें कोई खास ताकत नहीं थी, जैसे साफ सफाई, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, वे काम घर के बाकी सदस्यों को सौंप दिए। इन्हें हस्तांतरित विषय या ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स कहा गया, जिन्हें भारतीय मंत्रियों की सलाह पर चलाया जाना था। मतलब जिम्मेदारी तो दे दी, लेकिन बजट और असली ताकत अपने पास ही रखी। ये तो भारतीयों को शासन में भागीदारी देने का एक बड़ा दिखावा मात्र था। हाँ, ये एक तरह का दिखावा ही था। लेकिन इसी 1919 के एक्ट में केंद्र के स्तर पर कुछ ऐसे बदलाव हुए जो आज भी हमारे सिस्टम का हिस्सा हैं।
केंद्र में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था या बाइकैमरलिज्म शुरू की गई। द्विसदनीय व्यवस्था मतलब आज जो हम लोकसभा और राज्यसभा देखते हैं, जहां दो अलग-अलग सदन मिलकर काम करते हैं, उसका प्रारंभिक रूप इसी एक्ट से निकला था। सही पकड़ा आपने। और दिलचस्प बात यह है कि पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की भी शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे ही सही, आधुनिक लोकतंत्र के ढांचों का निर्माण हो रहा था। ढांचों का निर्माण जरूर हो रहा था, लेकिन इस पूरी चर्चा का सबसे अहम दस्तावेज वो है जो इसके बाद आया। वो था 1935 का भारत सरकार अधिनियम। अगर हम वर्तमान भारतीय राज व्यवस्था को समझना चाहते हैं तो इस एक एक्ट को सबसे ज्यादा ध्यान से समझना होगा। नोट्स भी इसी बात की गवाही देते हैं। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि भारत के वर्तमान संविधान का लगभग 70% हिस्सा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसी 1935 के अधिनियम से प्रेरित है। लेकिन ये इतना विस्तृत क्यों था? इसमें ऐसा क्या था जिसने संविधान निर्माताओं को इतना प्रभावित किया? ये एक्ट बहुत बड़ा था क्योंकि ये भारत में एक पूरी तरह से जिम्मेदार सरकार स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर था। इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। इसका सबसे बड़ा काम यह था कि इसने प्रांतों में उस द्वैध शासन को खत्म कर दिया जो 1919 में शुरू हुआ था। और उसकी जगह क्या लागू किया? उसकी जगह प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता दे दी गई। मतलब अब प्रांतों में चुनी हुई सरकारें ज्यादा आजादी से काम कर सकती थीं। हाँ, लेकिन संतुलन बनाए रखने के लिए उन्होंने केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया। इसके अलावा दस्तावेजों में शक्तियों के बंटवारे का भी विशेष जिक्र है। वो 3 सूचियों वाला सिस्टम। बिल्कुल, जो व्यवस्था आज हम देखते हैं, शक्तियों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांटना, ये पूरी व्यवस्था 1935 के अधिनियम की ही देन है। इसने स्पष्ट कर दिया कि किन विषयों पर केंद्र कानून बनाएगा और किन पर राज्य। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा आज हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में है। इसके अलावा देश की न्याय व्यवस्था और अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ बड़े संस्थानों की नींव भी इसी एक्ट से पड़ी थी, है ना? जी, जैसे एक संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई, जो आगे चलकर आज का हमारा सर्वोच्च न्यायालय बना। और देश की मुद्रा प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान भी इसी एक्ट में था। आप देख सकते हैं कि 1935 के एक्ट ने एक ऐसा मजबूत कानूनी और प्रशासनिक ढांचा तैयार कर दिया था जो आज भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। इसी कारण इसे हमारे संविधान का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। 1935 के बाद तो दुनिया बहुत तेजी से बदली। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, भारत में भारत छोड़ो आंदोलन ने जोर पकड़ लिया और ब्रिटेन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बहुत बढ़ गया। परिस्थितियां पूरी तरह से ब्रिटिश नियंत्रण से बाहर जा रही थी। और अंततः वो ऐतिहासिक पल आया जिसका दशकों से इंतजार था, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ये वह अधिनियम था जिसने 15 अगस्त 1947 को भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। ब्रिटिश राज्य के वो तमाम पद जो दशकों से सत्ता और नियंत्रण का प्रतीक बने हुए थे, चाहे वो वायसराय का पद हो या लंदन में बैठा भारत राज्य सचिव, सब एक झटके में समाप्त कर दिए गए। आजादी का ये क्षण बहुत भावुक करने वाला था, लेकिन इसके साथ एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। इसी अधिनियम ने माउंटबैटन योजना को कानूनी रूप दिया, जिसके आधार पर भारत का 2 स्वतंत्र देशों, भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजन हुआ। एक लंबे संघर्ष और सदियों की गुलामी के बाद एक युग का अंत हुआ और नए युग की शुरुआत हुई। लेकिन आजादी मिलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि शासन की पूरी मशीनरी रातों रात बदल गई। अगर हम आज की इस पूरी विस्तृत चर्चा के मुख्य निष्कर्षों को समेटें तो हमारे सामने रखे ये तमाम ऐतिहासिक दस्तावेज 3 बहुत ही स्पष्ट बातें बताते हैं। वे 3 मुख्य बातें क्या हैं? पहली, भारत का जो वर्तमान संवैधानिक और प्रशासनिक ढांचा है वो मुख्य रूप से 1935 के अधिनियम पर टिका हुआ है। हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत ही बुद्धिमानी का परिचय देते हुए शून्य से शुरुआत करने के बजाय उस अनुभव और ढांचे को अपनाया जो पहले से मौजूद था और काम कर रहा था। यह एक बहुत ही व्यवहारिक कदम था। दूसरी बात, भारत में आज जो संसदीय प्रणाली है, जहां एक राष्ट्र प्रमुख है, एक सरकार का प्रमुख है और द्विसदनीय विधायिका है, वो पूरी तरह से इसी क्रमिक ब्रिटिश मॉडल के विकास पर आधारित है। और तीसरी सबसे अहम बात यह है कि शक्तियों का ये जो क्रमिक हस्तांतरण हुआ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम तक, यही वो सीढ़ी थी जिसने अंततः भारतीय संविधान के निर्माण का रास्ता साफ किया। ये पूरी यात्रा वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। एक लालची व्यापारिक कंपनी से शुरू होकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र तक का सफर। आज की चर्चा को समाप्त करते हुए
इन पन्नों के आधार पर मैं एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। ये इतिहास का एक बेहद दिलचस्प विरोधाभास है कि जिन कानूनों को ब्रिटिश हुकूमत ने भारत पर अपना नियंत्रण मजबूत करने के लिए बनाया था, जिन संस्थाओं को उन्होंने अपनी सत्ता कायम रखने और शोषण करने के लिए गढ़ा था, उन्हीं कानूनों और संस्थाओं के ढांचे ने आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े और जीवंत लोकतंत्र के संविधान की मजबूत नींव रख दी। सोचने वाली बात यह है कि इतिहास में ऐसे और कौन से उदाहरण मौजूद हैं जहां नियंत्रण के औजार ही अंततः स्वतंत्रता और स्वशासन के हथियार बन गए। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए।